जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। मनुष्य में पोषण या मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य तथा सभी जो उच्च श्रेणी के जीव जंतु होते हैं उनमें पाचन का जो है कुछ विशेष अंग जो है गॉड ने जो है प्रदान किए हैं, जिसे हम लोग आहार नाल कहेंगे। अब जैसे उसी प्रकार से मनुष्य में भी भोजन के पाचन के लिए जो है कुछ विशेष अंग काम करती है, जिसको हम लोग आहार नाल कहेंगे। और आहार नाल के अंदर ही कुछ ग्रंथियां जो है भोजन के पाचन करने में सहायता प्रदान करती है। जो ग्रंथि जो है पाचक रस छोड़कर जो है भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये आहार नाल के अंदर ही पाया जाएगा ग्रंथियां। तो ये आहार नाल के अंदर आहार नाल का भी कुछ प्रमुख भाग होते हैं, जिन भागों को हम लोग को अध्ययन करना है। ये इस बार प्रश्न बिहार बोर्ड ने जो है सेकेंड सिटिंग में जो है पूछ रखा था कि मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन करिए नामांकन के साथ। 5 मार्क्स का ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, इसको जो है ध्यान से सुनिए। हम कहानी टाइप पे आपको बता रहे हैं पूरी बात क्या है। आप हो सके तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके नोट भी करते चलेंगे, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे, आसानी से याद रहे। तो आहार नाल की हम लोग मनुष्य में हमने लिखा है कि मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वो आहार नाल प्लस ग्रंथियां मिलकर करते हैं। और ये ग्रंथियां जो होती है आहार नाल के अंदर ही पाई जाती है। और आहार नाल का भी कई सारा भाग होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पाचन के अंदर तंत्र लगा है, जैसे बात करेंगे लोक तंत्र। आपने सुना होगा ये शब्द लोक तंत्र। जब भी तंत्र कभी किसी शब्द में लगता है तो एक समूह को व्यक्त करता है, समूह को व्यक्त करता है। जैसे लोकतंत्र तो हम लोग कहेंगे जनताओं का समूह। प्रजातंत्र प्रजाओं का जो है एक जुड़ाव हो, समूह लगा हो। उसी प्रकार से पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में जो है आपको निश्चित तौर पर पाचन करने के लिए जो है कुछ विशेष अंग जो है उससे जुड़े रहेंगे। और पाचन जो होता है दोस्त बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्रिया है, बहुत ही जटिल जो है कार्य होता है पाचन। हम लोग समझेंगे अभी। तो मनुष्य में जो पाचन होती है वो आहार नाल के माध्यम से होती है। आहार नाल के अंदर ही कुछ ग्रंथियां पाई जाती है उसमें अंदर, और कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो साइड से है। जो ग्रंथियां को हम लोग बार बार पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसको। तो आहार नाल ग्रंथि मिलकर मनुष्य के भोजन का पाचन करता है। और जो हम लोग जो खाते हैं दोस्त, जो भोजन खाएंगे, चाहे वो दाल हो, भात हो, रोटी हो, जो भी हो, वो जो है आपको यहाँ पे भात जो है, चावल को भात हम लोग कहते हैं हमारे क्षेत्र में। तो वो जो है आपको वो हमारे पाचन की दृष्टि से वो पदार्थ हमारे लिए जटिल हुआ। चाहे हम कितना भी महीन करके क्यों ना खाएं, जैसे आटा की बात करेंगे तो बहुत महीन होता है, लेकिन वो पदार्थ भी हमारे लिए एक जटिल पदार्थ है। तो मनुष्य में पाचन का जो मेन उद्देश्य होता है, मनुष्य में जो पाचन होती है वो होता है आपको जटिल पदार्थ से जब जटिल पदार्थ जो है सरल पदार्थ में बदल जाता है, महीन पदार्थ, बहुत ही महीन पदार्थ में अगर बदल जाए तो समझिए कि तब वो जो है भोजन का पाचन हो गया। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्रिया होती है, जटिल कार्य होता है ये। तो इसीलिए जो है कई चरण में इनके भोजन कई चरण में जाके गुजरते हुए जो है आपको तब उसका पाचन होता है, जिसमें जो है सारे अगर पूरे प्रमुख सभी भाग को अगर मिला दिया जाए तो उसको हम लोग आहार नाल कहेंगे। आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा, दूसरा होती है ग्रास नली, तीसरा होता है आमाशय, चौथा होता है छोटी आंत, पांचवा हो जाती है बड़ी आंत, और छठा हो गया मल द्वार। तो इस तरह से जो है मुख गुहा पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, प्लस चौथा, प्लस पांचवा, प्लस छठा, ये सभी भाग को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका निर्माण किसका होगा दोस्त? आहार नाल का होगा। किसका होगा? आहार नाल का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से आहार नाल का ये प्रमुख भाग है। और इसी आहार नाल के भागों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। जो ग्रंथि में से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत छोटा लिखा है, बहुत कम स्पेस है, सुविधा के लिए हमने लिख दिया था। ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें पहला ग्रंथि हमारे मुंह के अंदर मुख गुहा में ही पाई जाती है, जिसको हम लोग लार ग्रंथि कहेंगे। तो लार ग्रंथि, अगला ग्रंथि आमाशय के सबसे अंतिम वाला भाग जो पाइलोरिक भाग कहलाता है, उसके अंदर पाया जाता है जठर ग्रंथि। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो साइड से यहाँ देखिए पित्ताशय के जस्ट ऊपर में जो है यकृत है। ये पित्ताशय के ऊपर में जो है हल्का त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार के आकार का जो एक अंग है उसको, जिसको हम लोग यकृत कहेंगे। यकृत का प्रसिद्ध नाम दोस्त लीवर है।
यह आप लोग भली भांति जानते होइएगा। लीवर से ज़्यादा फेमस होता है, यकृत बहुत कम जो है यूज होता है। उसके बाद अगला जो एंजाइम छोड़ेगा, अगला जो ग्रंथि के रूप में काम करता है वो करता है अग्नाशय। और अग्नाशय जो है पूर्ण रूप से भोजन का पाचन करता है, सभी प्रकार के भोजन को हम लोग अभी बात करेंगे। और तब उसके जस्ट अगले भाग जो है छोटी आंत के अंदर में कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसको आंत्र ग्रंथि कहते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं शुरू से। तो हमने कहा कि मनुष्य में जो पाचन होती है वो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में जब बदल जाता है तब उस कहेंगे कि उस भोजन का जो है पाचन हुई है। और ज़रूरी बात, इसमें मनुष्य में जो भोजन का जो पाचन होता है तो उसमें से मनुष्य में या फिर अगर उच्च श्रेणी के जीव जंतु को कहेंगे तो कुछ ही पदार्थ का पाचन हो पाता है। जैसे अगर बात करेंगे पोषक तत्व की बात करेंगे तो पोषक तत्व में जो है आपको जो पाचन जो होती है केवल कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का। ध्यान देने वाली बात है दोस्त, ये मनुष्य में जो भोजन होती है वो तीन तरह के जो पोषक तत्व जिस पदार्थ में होती है उसी तरह के पोषक तत्व का जो है पाचन होता है। मतलब 3 तरह के पदार्थ को कह सकते हैं पाचन होता है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन। इसका पाचन होता है। उनके अलावा अगर बात कर लेंगे तो विटामिन इसमें छूट गया पोषक तत्व में। पोषक तत्व किसको कहते हैं? जो हमारे शरीर के लिए जो है हमारे शरीर को पोषण करने में जो है जो बहुत ही आवश्यक हो। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन तो होता है, पाचन इसका होता है, इन्हीं तीनों का पाचन होता है। और इनके अलावा अगर बात करेंगे तो विटामिन, खनिज लवण, ये सब भी पोषक तत्व ही है। इसमें एक और हम बात कर लेंगे जल, पानी, इसका पाचन नहीं होता। इसका पाचन के बदले क्या होती है? अवशोषण होती है। अवशोषण मीन्स दोस्त इसको डायरेक्ट क्या कर लिया जाता है, सीधे सोख लिए जाते हैं। इसका पाचन नहीं होता है। महीन कण में ये नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि ये पहले से ही इतना महीन होता है, उसको कितना महीन करेंगे। जैसे अगर पानी की छोटी सी बूंद अगर आपको कहेंगे प्राप्त करने के लिए तो शायद हमें दिखाई भी नहीं पड़ेगी। जैसे ओस गिरता है तो उस टाइम में ओस के टाइम में अगर कई बार होता है कि ज़्यादा बड़ा कण रहेगा, पानी का ज़्यादा मोटा कण गिरने रहता है, दिखाई देने लगती है। परंतु कई ऐसे ओस होता है जो दिखाई आपको नहीं पड़ती है। सुबह में जाइएगा तो जो घास होती है उसके ऊपर जो है पानी आपको मिलेगा, ओस वाला पानी। तो पानी का कण जो है बहुत महीन होता है। जैसे हमने बारात उरात में जाते हैं तो आप देखिएगा कि कई बार जो है स्वागत के जो पहली गेट जो होती है वहाँ पे जो एक पंखा लगी रहती है जो पानी वगैरह जो है छींटता है या फिर कई बार उसको रंग छींटने में भी काम करते हैं। तो देखिएगा उस समय में पानी का महीन कण आपको दिखाई पड़ेगा। तो पानी उससे भी कई ज़्यादा महीन होता है। तो जिस वजह से ये जो तीनों होता है विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सब काफ़ी जो है पहले से सरल पदार्थ में बदला हुआ है, छोटे पदार्थ में बदला हुआ है, जिस कारण से इसका पाचन न होके सीधे क्या होती है? अवशोषण होती है। अवशोषण मतलब सीधे ये सोख लिए जाते हैं आहार नाल के प्रमुख भाग द्वारा। इसको जो है क्या किया जाता है? सोख लिया जाते हैं या फिर जो भी ग्रंथियाँ छोड़ती है इसको हमारे शरीर का जो पाचन अंग जो है उनके द्वारा डायरेक्ट इसको सोख लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। और पाचन केवल किसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये 3 चीज़ों का पाचन होगा। ये जरूरी बात था। उसके बाद आपको याद रखिएगा कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में अगर बदल दिया जाए तो समझिएगा भोजन जो है भोजन का पाचन हो गया। तो जो हम लोग जो भोजन करते हैं वो हमारे पाचन के दृष्टि से हमारे शरीर के लिए जो है वो एक जटिल पदार्थ हुआ, बड़े पदार्थ हुआ। और उसको जब महीन कण में बदल के अन्य महीन कण में बदल के जो है चरण वाइज जो है इसको जब महीन कण में बदल दिया जाता है अर्थात सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है तब जो है वो पाचन हो जाती है। चलिए अब सब बारी बारी से चर्चा करते हैं हम लोग आहार नाल के कुछ प्रमुख भागों से लेकर। इसको मिटा रहे हैं दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। जैसे अगर पहला भाग करेंगे तो पहला भाग होता है मुख गुहा। आहार नाल का पहला भाग क्या होती है? मुख गुहा। और मुख गुहा किसको कहते हैं? तो पहली बार भोजन को सान कर, खाना को सान लेते हैं हम लोग हाथ में, जो पहली बार जिस स्थान पे डालते हैं और जिस स्थान में भोजन जाती है उसी स्थान को हम लोग कहेंगे मुख गुहा। तो सर्वप्रथम जो हम लोग मुख में डालते हैं, अंदर जाने के बाद कुछ खाली स्थान जो है गड्ढा टाइप पे जो है आपको भरा हुआ है उसको गुहा हम लोग कहेंगे। तो मुख गुहा में जो है पहली बार भोजन जाती है।
और मुखगुहा का भी, मुखगुहा के अंदर जो है कई सारे जो है आपको भाग आ जाते हैं। इसका मुखगुहा का भी भाग हो जाता है, जिसमें अगर बात करेंगे तो पहली बार मुखगुहा के अंदर जो अंग आती है भोजन को पचाने में जो मदद करती है वो होता है दांत। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो जीभ भी आता है इसके अंदर, लेकिन जीभ जो है भोजन के पाचन में जो है उतना बढ़िया भूमिका नहीं निभाती। हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। इसी के अंदर जो है पाया जाता है लार ग्रंथियाँ। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियाँ। और ये लार ग्रंथियाँ के अलावा जो है इसमें से जो है कुछ एंजाइम भी निकलता है। सारा का चर्चा बारी बारी से हम लोग करेंगे। एंजाइम भी निकलती है जो भोजन का पाचन करते हैं। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्रिया है ये। पहले तो आहार नाल का 6 भाग हुआ, पूरा प्रमुख भाग। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो ग्रंथियाँ का जो है प्रमुख रूप से कुछ ग्रंथियाँ भी भाग ले रही है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो भोजन का पाचन बहुत ही जटिल काम है। तो इसमें से हम बात कर लेते हैं मुखगुहा का। मुखगुहा जो है आपको आहार नाल का पहला भाग होता है। और इसमें जो है मुखगुहा के अंदर जो है भोजन को पाचन करने में जो अंग सहायता प्रदान करती है वो होता है दांत, जीभ। जीभ जो है पाचन नहीं करती है, जीभ केवल इसके अंदर पाया जाता है। लार ग्रंथियाँ और कुछ एंजाइम इसमें छूटती है। मुखगुहा हमारा ये भाग है, फिगर पे आप देख सकते हैं। ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है सुविधा के लिए। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है मुखगुहा, जो पहली बार भोजन जिसमें डाला जाएगा, तो इसी के अंदर जो है पाया जाता है दांत। उसके बाद अगर बात करेंगे तो जीभ भूमिका नहीं है। जीभ का क्या काम, केवल क्या होती है? भोजन से स्वाद ग्रहण करना। जैसे हमारे जीभ पे देखेंगे कि छोटी छोटी जो है कण टाइप पे, आप जब भी उसको जिबिया करेंगे सुबह के टाइम में तो छोटी छोटी जो है आपको कण दिखाई पड़ेगी, जिसे हम लोग स्वाद कलिया कहेंगे। उसे स्वाद कलिया कहते हैं, जिससे हमें क्या होती है, कोई भी भोजन किस प्रकार का, कि कौन स्वादिष्ट है कौन खराब है, इस तरह की जो स्वाद का जो अनुभव होता है उसी स्वाद कलिया के मदद से होती है। तो इसका भोजन के पाचन में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये मुखगुहा का भाग है, इसीलिए इसको हमको लिखना पड़ा। यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। और तब जो बात करेंगे तो कुछ एंजाइम भी इसमें छूटती है। अब बात कर लेते हैं, बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। तो दांत में अगर मनुष्य में बात करेंगे दांत, तो दांत क्या करती है? जब भी हम भोजन अंदर लाते हैं तो उसको जो है तोड़ते हैं महीन कण में, दांत से उसको चबाते हैं, महीन कण में बदलते हैं, क्योंकि वो कण हमारे पाचन की दृष्टि से कैसा होती है? जटिल होती है। तो जटिल पदार्थ होती है, उसको हम लोग दांत से क्या करते हैं? मरोड़ के जो है महीन करते हैं। महीन करके जो है आपको तोड़ते हैं, ताकि जो है वो सरल पदार्थ में बदले। तो ये दांत जो होती है ये भोजन को तोड़ने का काम करता है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे भोजन जो दांत के माध्यम से जो भोजन को टूटता है, भोजन जो टूटता है उसको जो महीन करते हैं, वो क्रिया कहलाती है भौतिक क्रिया। उसको हम लोग भौतिक क्रिया कहेंगे। कौन सा क्रिया कहेंगे? भौतिक क्रिया कहेंगे। और यहाँ पे लार ग्रंथि के माध्यम से जो भी लार छूटेंगे या एंजाइम छूटेंगे, तो इस एंजाइम को हम लोग कहेंगे रासायनिक क्रिया। एंजाइम छूट के लार ग्रंथि के माध्यम से, लार ग्रंथि के द्वारा जो है, या फिर कहिएगा लार ग्रंथि के माध्यम से जो एंजाइम छूटा जाएगा, या फिर सभी अंगों के माध्यम से जो एंजाइम छूटेगा भोजन के पाचन करने के लिए। एंजाइम मतलब हुआ कि आप नहीं जल्दी सीझे, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, जल्दी नहीं अगर सीझता है वो भोजन जो बनाते रहे, सब्जी जो बनाते रहे, अगर वो जो नहीं जल्दी से जो है अगर सीझता है तो उस पर थोड़ा सा नमक वमक जो है डाल देते हैं, ताकि बिना नमक के अगर सीझे तो कम सीझेगा, लेकिन नमक वमक छीट जाइएगा तो बढ़िया से सीझेंगे। तो इसी तरह से जो है हम लोग बात करेंगे कि एंजाइम क्या होती है कि जब पाचन दांत से उसको महीन में तोड़ता है, लार में से लार निकलती है, और ये जो है आपको लार इसमें जो है मिलता है, और तब मिलने के बाद जो है भोजन को थोड़ी मात्रा में यहाँ पे एंजाइम छूटते हैं। एंजाइम के रूप में जो है यहाँ पे टाइलिन जो है छूटता है। मनुष्य के मुखगुहा में एंजाइम के नाम पे कौन सा एंजाइम? टाइलिन छूटती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जो है सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आते जा रहा, याद रखिएगा। एंजाइम के रूप में टाइलिन जो है स्रावित होती है हमारे मुख में, और ये टाइलिन जो होता है वो आपको हमने कहा था कि केवल 3 का जो है पाचन होता है, 3 चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद हमने कहा था कि वसा। ये 3 का ही पाचन होता है। तो पहली मर्तबा जो हमारे मुंह में जो टाइलिन नामक एंजाइम जो छूटता है वो किसका पाचन करता है दोस्त? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है, याद रखिएगा। और ये टाइलिन नामक एंजाइम जो है इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब आप प्रश्न आइए खड़ा करिएगा कि एंजाइम क्या होता है। तो ये तो इतना बड़ा टॉपिक है कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे एक नया जो है टॉपिक जन्म लेगा। फिलहाल आप मौखिक रूप से समझ जाइए। एंजाइम अगर चैप्टर कभी होगा तो एंजाइम नामक खुद एक चैप्टर बना देंगे आपको वीडियो, जो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अभी समझ लेते हैं कि एंजाइम क्या होती है। तो
भोजन के पाचन करने के लिए जो भी लार ग्रंथियों के माध्यम से जो भी रसायन छूटा जाता है उसको उत्प्रेरित करने का काम ये करता है। और वो याद रखिएगा प्रोटीन प्रवृत्ति का होना चाहिए। प्रोटीन प्रवृत्ति का जो भी रसायन पाए जाते हैं उससे जो है ये एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम क्या करती है, उसको उसमें से जो है छूटने के लिए उसको मजबूर करती है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं हम लोग, इमली जो है आपको खाते हैं तो इमली खाने के बाद जो है हमारे मुंह में किसी तरह का पानी नहीं होता है, लेकिन इमली जब ये देखते हैं किसी को खाते हुए तितर, तो उसमें जो है क्या होता है कि चट से मुंह में पानी आ जाता है। तो पानी आने का जो है क्या किया है कि अभी पानी था नहीं कि मुंह में लगातार जो है लार में से पानी छूटने लगा। तो क्या हुआ है कि टैलिन यहाँ पे एंजाइम आपको छूटा है। एंजाइम छूटने के बाद अंदर से जो है वो जो लार निकल रही है उसको उत्प्रेरित किया, उत्तेजित किया कि आप अंदर से छूटिए उसको। तो एंजाइम क्या होती है कि उत्तेजित करती है, वो जो भी रसायन निकलेंगे उसको बाहर निकलने के लिए उत्तेजित करेगा बाबू एंजाइम। तो एंजाइम के रूप में पहला एंजाइम निकलता है कौन सा, टैलिन। टैलिन किसका पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में यहाँ पे अगर बात करेंगे तो मंड के रूप में ये रहता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको मंड के रूप में मौजूद रहेगा। और इस कार्बोहाइड्रेट को जो है क्या करेगा, पाचन वो करेंगे। मंड को मतलब हम लोग समझेंगे कि जैसे गेहूं वगैरह जो पिसाते हैं तो उसमें जो चालते हैं तो ऊपर वाला जो चोकर आता है उसको हम लोग मंड कहेंगे। तो उसका पाचन होती है, वो चोकर जाना जरूरी है भोजन में। अगर वो नहीं जाएगा तब भोजन का पाचन ठीक ढंग से नहीं होगा। अगर पूरी तरह से चाहिएगा कि आप महीन आटा वाला रोटी खाए तो उसका पाचन आपको संभव नहीं हो पाएगा। जितना जल्दी ये जो है आपको चोकर वाला आटा जो खाएंगे रोटी, उसका जितना जल्दी पाचन होगा उतना बिना चोकर वाला का नहीं होगा। तो ये जो है टैलिन नामक एंजाइम निकल के पहली मर्तबा किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और दांत जो होती है, दांत से तोड़ना क्या कहलाएगा दोस्त, भौतिक क्रिया। और ये एंजाइम छूट के जो पाचन में जो एंजाइम से मदद कर रही है, लार ग्रंथिया में से जो एंजाइम वगैरह निकलती है वो एंजाइम क्या हो जाएगी, वो रासायनिक क्रिया हो जाएगी। तो एक तरह से कहेंगे मनुष्य का जो पाचन होता है वो भौतिक रासायनिक दोनों रूप से जो है मनुष्य में भोजन का पाचन होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की। अगर बात करेंगे तो दांत के संबंधित और थोड़ा सा चर्चा, ये हमको लगता है कि आई थिंक ये 2 पार्ट में 3 पार्ट में चले जाएंगे, जहाँ तक हो सकता है हम लोग करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे हम लोग तो दांत का जो है आपको ये दांत जो है मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार का जो है ये दांत होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है वो होता है इंसाइजर। पहला होता है इंसाइजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। तो इस तरह से हमारी अगर मनुष्य की दांत की बात करेंगे तो मनुष्य में 4 प्रकार की दांत पाई जाती है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो बात करेंगे इंसाइजर, अगर चर्चा करेंगे होगा तो थोड़ा सा जो है विस्तार से इसको देखते हैं, तो इसलिए जो है आपको लंबा जो है बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग चर्चा बारी बारी से करते ही जा रहे हैं। जैसे इंसाइजर में जो है मनुष्य में इंसाइजर वाली दांत जो होती है वो अगर बात कर लेंगे हम, तो जो सामने वाली जो दांत होती है ये इंसाइजर होती है। सामने का जो दांत होता है दोस्त, जिसको हम लोग नाक सामने कहेंगे, जो दांत पाई जाती है उसको इंसाइजर कहेंगे। तो इसीलिए इंसाइजर को हम लोग नोज टीथ के नाम से भी याद रख सकते हैं उसको। तो ये इंसाइजर जो सामने वाली होती है ये, तो ये अगर बात करेंगे तो 2 जबराओं में हमारा जो है मुँह वहाँ 2 जबरा में बटा हुआ है, ऊपर की जबरा एक नीचे वाली। तो हम किसी एक जबरा की बात कर रहे हैं, उसमें एक तरफ जो है ऊपरी जबरा की बात करेंगे तो उसमें जो है ऊपर की तरफ जो है 4 होता है। इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, इंसाइजर दांत की 4। और अगर बात करेंगे तो नीचे में भी एक होता है, तो 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, अगर दांतों में बात करेंगे इंसाइजर दांत की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। उसके बाद स्थान आता है इंसाइजर के बाद कैनाइन का। कैनाइन जो ये नुकीला वाला जो दांत है, जो प्रायः जानवर सब में देखेंगे कि थोड़ा सा बड़ा होता है। जो मांस किसी जानवर छोटे जीव को पकड़ा उसको खाने के लिए जो मांस को नोचता है जो जिस दांत से, उसको हम लोग कहेंगे कैनाइन, जो काफ़ी बड़ा होती है। मनुष्य में जो है थोड़ा सा छोटा, और जीव जंतु जो मांसाहारी जीव जंतु बड़े होते हैं उसमें थोड़ा सा अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। जैसे कुत्ता की बात करेंगे या फिर अगर बाघ वगैरह का देखिएगा तो एक बड़ा जो है आपको दांत दोनों तरफ से पाया जाएगा, निकला हुआ रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे कैनाइन। और कैनाइन जो होती है एक जबड़ा में केवल 2 होता है, एक जबड़ा में केवल 2, और एक नीचे 2 ऊपर में या 2 नीचे में भी आ जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 हो जाएगा आपको कैनाइन। अब बात कर लेते हैं प्रीमोलर का। तो प्रीमोलर जो है इस तरफ 2 और इस तरफ भी 2 होता है, तो 4 को ऊपर हुआ और 4 नीचे भी 4 हो जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। 8 में से अगर बात कर लेंगे
तो अब होता है मोलर का, तो मोलर इस तरफ भी 3, इस जबड़ा के तरफ 3 और इस तरफ भी 3 आता है, तो 3 और 3 कितना हुआ 6, तो 6 ऊपर में तो 6 नीचे में भी, तो यहाँ पे 6 गुना कितना हो जाएगा 2, तो बात कर लेंगे तो 6 गुना कितना हो गया 12, जोड़ लीजिए 32 दांत होना चाहिए, 8 4 12, 8 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। तो इस तरह मनुष्य में जो है कुल दांतों की संख्या 32 हो जाती है। और हाँ, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक बार दूध वाला एक दांत होता है दूध का दांत, और एक होता है आपको वयस्क वाला दांत, जो सभी व्यक्तियों को बाद में एक दूध वाला निकलता है और एक वयस्क वाला। तो दूध का दांत टूट जाती है और तब वयस्क वाला होता है जो अस्थायी होता है। इतना बात करेंगे कि दूध का दांत अस्थायी, और इधर वाला अगर बात करेंगे वयस्क वाला जो दांत निकलता है, जो जवान में जो निकलती है थोड़ा सा 15-20 साल के बाद जो निकलेंगे प्रायः, इससे पहले भी निकलता है, कोई ज़रूर नहीं है, उसमें जो है आपको वो वाला दांत होता है अस्थायी। तो जो टूट जाती है अस्थायी, और जो नहीं टूटा वो अस्थायी हुआ। हाँ, ये भी टूटती है, अगर ज़ोर से मार दी जाएगा तो टूट नहीं जाएगा, तो इसमें टूटने वाली बात। लेकिन ये जो वयस्क वाला दांत होती है वो अस्थायी होती है। अगर उसको बाहरी फोर्स, बाहरी चीज़ों से अगर नहीं तोड़ा जाए ज़बरदस्ती, या फिर कोई अचानक एक्सीडेंट वगैरह कुछ ना हो, तो उसमें जो है आपको वो नहीं टूट पाएगी, अस्थायी रहेंगे वो। तो इस तरह से ये दांत होते थे। एक तरह से बात करेंगे तो दांत कई प्रकार के, 4 प्रकार, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और ये दांत का हो जाएगा, काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा दोस्त, इसको हम जो पार्ट बाय पार्ट हम लोग करेंगे। अभी तक जो है हम लोग दांत को ही यहाँ तक कर पाएंगे। जीभ जो है उतना मुख गुहा को ख़त्म कर देते हैं आज। जीभ जो है हमारे लिए, हमने कहा कि ये जो है हमारे लिए जो है भोजन में, पाचन में जो है मदद नहीं करती है, केवल ये भोजन के स्वाद ग्रहण करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है, जो स्वाद कलियों से होता है, ये बात कर चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे तो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है आपको दांत का अलग से टॉपिक आ जाता है दोस्त, कुछ दांत अलग से बना के जो है हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा अगर फिगर की बात कर लेंगे तो फिगर से आप बेहतर समझेंगे थोड़ा सा। ये देखिए हम बनाते हैं फिगर, इसको दांत वाले भाग को मान के चलिए ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा है, तो 1 ये 2 3 और ये 4, ये वाली जो 4 हुआ, ये हुआ आपको इंसाइजर। उसके बाद ठीक एक नुकीला दांत यहाँ पे आएगा, हमने कहा था ये नुकीला होगा, दोनों तरफ पाया जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा कैनाइन। और यहाँ पे जो है आपको 2 तरफ, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, इधर का ये दोनों, इधर की ये दोनों कहलाता है प्रीमोलर, ठीक है। और तब यहाँ पे जो है आपको तीन इस तरफ दांत निकलेगी, जिसको हम लोग चौह कहेंगे, और 3 इस तरफ भी निकलता है। शायद आपको ऊपर दिखाई नहीं पड़ रही होगी, अगर दिखाई दे रही तो याद रखिए, एक ये और एक ये, मतलब यहाँ पे 3 दांत आपको आना चाहिए, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। तो ये वाला दांत को हम लोग कहेंगे मोलर। तो देखिए दोस्त कितना हो गया, 4 ये हुआ, 4 ऊपर में 4 नीचा में, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। अगर बात करेंगे तो 1 और 1 2 ऊपर में 2 नीचा में, तो 2 दूना कितना हो गया 4। अब बात करेंगे तो 1 2, ये जो है हमारा ये है प्रीमोलर, ये 2, ये बच्चा में नहीं पाया जाता है, 2 और ये भी 2 है, तो 2 दूना कितना हो गया 4, 4 ऊपर में 4 नीचे भी हुई, तो 4 दूना 8। और यहाँ पे 3 चौह ये हुआ, जिसको चबाते हम लोग, सुपारी उपारी जिसे खाते हैं प्रायः, हम नहीं खाते हैं, आप लोग भी नहीं खाइए, जो भी व्यक्ति खाते हैं जिसको इच्छा होती है। 3 ये वाला और 3 इस तरफ, तो 6 ऊपर में और 6 नीचे में भी होता है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो कुल मिला के 32 दांत होते हैं। लेकिन हमारे जीवन काल में जो है अगर देखा जाए तो कुल मिला के कहा जाता है कि 20 जो दांत होती है वो दूध का दांत होता है, तो 20 जो है वो टूट जाती है, फिर अस्थायी आती है, तो 32 और 20 52 दांत हमारे जीवन काल में टोटल निकलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, दांत का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, बात कर लेते हैं लार ग्रंथि का। एंजाइम यहाँ पे टैलिन निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब इसी मुख गुहा का अंतिम भाग हो जाता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि दोस्त, मनुष्य में जो लार ग्रंथि पाई जाती है, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, अर्थात 6 लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें से कुछ प्रमुख जो है आपके सामने दिख रहे हैं। हमने 1 2 3 लार ग्रंथि को लिखे हैं सामने में। 3 जोड़ी में याद रखिए कहाँ कहाँ, एक जोड़ी कान के पास, एक जोड़ी कान के पास होती है लार ग्रंथि, और 2 जोड़ी जो है
जीभ के नीचे पाई जाती है। तो लार ग्रंथि की व्यवस्थित कहाँ है? एक जोड़ी कान के पास और 2 जोड़ी जीभ के नीचे पाई जाती है, जहाँ से जो है वो एंजाइम वगैरह जो है छोड़ते हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ होती है भोजन के पाचन के लिए वो छोड़ते हैं वो। तो इस तरह से जो है लार ग्रंथि अगर बात करेंगे तो 3 जोड़ी, उसमें से सब पहला हो गया पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मेडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगोनल लार ग्रंथि। इसमें ये तीनों याद रखिए विशेषतः, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो पाई जाती है वो होता है आपको पैरोटिड लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि का जो होता है लंबाई होता है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि वो होता है पैरोटिड लार ग्रंथि। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे। तो इस तरह से जो है लार ग्रंथि मनुष्य में कितने? 3 जोड़ी, जिसमें से 1 जोड़ी कान के पास और 2 जोड़ी जीभ के नीचे पाई जाती है। उसमें से पहला पैरोटिड, सब मेडिबुलर, सबलिंगुअल, 3 को हम नाम लिखा है। उसके अलावा अन्य और 3 आएगा जो इतना ज़रूरी नहीं है। और इसमें जो है जो जहरीले जीव होते हैं, जैसे सांप की अगर बात करेंगे तो उसमें इसी ग्रंथि के कारण जो है वो ये लार ग्रंथि के कारण ही जो है आपको इसी पैरोटिड लार ग्रंथि के कारण वो जहरीला होते हैं, उसमें जहर का काम करता है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी इसमें पाया जाता है लार में। लार में लाइसोजाइम नामक पदार्थ होती है जो जीवाणुनाशक होते हैं। जैसे कोई भी भोजन हम लोग करते हैं, गंदे पदार्थ अगर उसमें चले गए, हमारे भोजन के साथ जीवाणु वाला अगर चले गए, तो उसमें जो है आपको उसको जो लाइसोजाइम जो होते हैं सकते हैं उसको, वो जो है उसको मारने का काम करता है। उसके अलावा जो है जैसे बच्चा में जो है ये काफ़ी मात्रा में काफ़ी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है आपको जब कभी हाथ से ऐसे खेलेंगे, गुरकता है, चलता फिरता है, कहीं पे जो है आपको क्या होगा, हाथ रख देंगे और कभी भी कोई भी वस्तु उठा के मुँह में लेता है। तो भगवान ने जो है उसको, प्रकृति ने इतना ज़्यादा लार दे दिया है कि ताकि जो भी खाएँगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है जीवाणु अंदर जाएंगे, तो उस जो है आपको क्या हो जाएगी कि मर जाएंगे। और जो नहीं मरता है वो आगे वाला भाग, जो इसमें जो काफ़ी जो विषैले होते हैं, जो थोड़ा सा तगड़ा किस्म का जीवाणु होते हैं, वो आगे जाके आते हैं। तो अमाशय के पहली भाग जिसको हम लोग कार्डियक कहेंगे, उसमें HCl की मात्रा होती है, ये यहाँ पे आने के बाद जो है इसको मार दिया जाता है। ये अम्लीय होते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग अगले क्लास में करेंगे।